गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वादे के मुताबिक आज हम एनडीपीएस एक्ट के चैप्टर 4 के कुछ लास्ट की जो सेक्शंस है उन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर 4 है ये शास्ति और दंडों के बारे में प्रावधान करती है। सामान्यतः इस प्रकार के चैप्टर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं, बल्कि those who are in practice advocates it's very important for them, क्योंकि जब किसी भी आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ट्रायल चलती है और उसके पश्चात जब उसको दंड देने की बारी आती है तो उसमें सबसे ज्यादा सहायक ये चैप्टर 4 होता है। तो इसको 3 भागों में हम पहले देख चुके हैं। आज इसका लास्ट भाग हम सेक्शन 32 ऑनवर्ड्स शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले के कुछ सेक्शंस में दंडों और पेनल्टीज के बारे में देखा, उसको कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 32 के प्रोविजंस हम देखते हैं। सेक्शन 32 हमें ये बताती है कि ऐसे अपराधों के लिए दंड जिसके लिए किसी दंड का उपबंध किया ही नहीं गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो रास्ते बचा के क्राइम करने की कोशिश करते हैं और ऐसी चीजें देखते हैं जो कि लॉ में उसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया हो। यहाँ ये सेक्शन बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का ऑफेंस करता है जो कि एनडीपीएस से संबंधित है और इस एक्ट में उस ऑफेंस से संबंधित कोई प्रावधान नहीं हुआ है, छूट गया है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को साबित होने पर 6 माह तक का कठोर कारावास और जुर्माने से तो दंडित किया ही किया जाएगा। बाकी अगर जो चीजें और अलग सेक्शंस में होती है उसके अंतर्गत उसको अलग से जो है वो सजा का प्रावधान दिया गया है। इसी प्रकार से इसमें सेक्शन 32 एक जो है वो एनडीपीएस अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा अंतर स्थापित की गई है। वो ये 2 सबसेक्शंस 32A और 32B है जो कि 32 से रिलेटेड प्रोविजंस को और आगे बढ़ाती है। तो 32 हमें कहती है कि इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण का न होना। तो यहाँ मैं बता दूं कि एनडीपीएस एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन वाला एक्ट है, कठोर अर्थान्वयन वाला एक्ट है, और जहाँ इस प्रकार के आरोपित व्यक्ति है जिनको ऐसे आरोपों में एनडीपीएस एक्ट के प्रोविजंस के तहत गिरफ्तार किया गया है, सजा दी गई है, ऐसे अपराधियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं बरता जाएगा और न तो उसके दंडों का लघुकरण किया जाएगा, न निलंबन किया जाएगा, न ही परिहार किया जाएगा, वापस किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सेक्शन 32A हमें कहती है कि न्यूनतम दंड से उच्चतम दंड अभिरोपित करने के लिए विचार में ली जाने वाली बातें। कई बार हम देखते हैं कि जो आरोपित व्यक्ति होते हैं वो पूर्व में भी इस प्रकार के अपराध कर चुके होते हैं, गिरफ्तार किया जा चुका होता है, सजा भुगत के वो निकल चुके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है, अगर कोई व्यक्ति बार बार इस प्रकार के क्राइम कर रहा है, जो क्राइम किया गया वो बहुत अधिक गंभीर है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोविजंस एक्ट में दिए गए हैं, अगर कोर्ट ये सोचती है कि जो प्रोविजंस दिए गए उसमें दी जाने वाली सजा कम है, तो ऐसी स्थिति में उसको सजा को बढ़ा सकेगी। ऐसा इस एक्ट में कई जगह प्रावधान दिया गया है। लेकिन अगर निर्धारित सजा से अधिक सजा कोर्ट देती है तो उन बातों को अपने निर्णय में उल्लेखित करेगी कि दी जाने वाली सजा से उच्चतर सजा उसको क्यों दी जा रही है। इसी प्रकार से सेक्शन 33 हमें कहती है कि सीआरपीसी की सेक्शन 360 और आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू होना। इस एक्ट के प्रोविजंस को लागू करने के लिए सीआरपीसी की धारा 360 को छोड़ा नहीं गया, उसके प्रोविजन भी यहाँ लागू होंगे और साथ ही जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है वो भी लागू होंगे। तो इसमें रिलैक्सेशंस भी है कि अगर किसी व्यक्ति ने पहली बार अपराध किया या बहुत छोटे प्रकार का अपराध किया तो आवेदन किए जाने पर कोर्ट आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ उसको दे सकता है, यानी वो लागू होंगे उसके प्रोविजन। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो प्रोविजन की बात करती है सेक्शन 34। एनडीपीएस एक्ट की धारा 34 हमें ये बताती है
कि क्या एनडीपीएस में अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है तो क्या उसको उससे सिक्योरिटी ली जानी चाहिए क्या? यस, इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए जैसे अभी आप पूर्ववर्ती धारा में आपने देखा प्रोबेशन की बात देखी कि कोर्ट जो है वो उसको परिवीक्षा पे छोड़ सकती है। अगर मान लीजिए वो परिवीक्षा पे छोड़ती है तो क्या उससे प्रतिभूति ली जाएगी क्या, और कब तक के लिए उसको बाउंड किया जाएगा? तो सेक्शन 34 ये बताती है, बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से सुने इसको, कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं कि उसको 3 वर्ष तक के लिए बाउंड करके और सिक्योरिटी राशि ली जा सकती है कि अगले 3 वर्ष तक जो कोई इस प्रकार का ऑफेंस वो नहीं करेगा, अगर करेगा तो बेल बॉन्ड जो उसके जब्त हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमें एक और नई सेक्शन जो है वो इसमें जोड़ी गई है, सेक्शन 35 देख लेते हैं। सेक्शन 35 कहती है आपराधिक मनोदशा की अवधारणा। देखिए ये चीजें हम पहले से ही आईपीसी में पढ़ चुके हैं। भारतीय दंड संहिता में अपराध होने के लिए जो प्रमुख बात है वो है मेंस या आपराधिक मनोदशा। एनडीपीएस में इससे अलग नहीं है, बिल्कुल भी कतई अलग नहीं है। इसमें अपराधी की मनोदशा देखी जाएगी कि क्या उसकी जिस समय वो ऑफेंस हुआ उस समय उसकी मानसिक दशा इस प्रकार का ऑफेंस करने की थी क्या। अगर कोई व्यक्ति, आप रेलवे स्टेशन पे बैठे और कोई व्यक्ति कहते हैं कि मैं पानी पी के आ रहा हूँ, मेरा बैग पड़ा, जरा ध्यान रखना, और उसी दौरान पुलिस आके सर्च कर लेती है और उसमें अफीम या चरस निकलती है, तो यह आपकी मेंसरिया नहीं है, किसी भी प्रकार का ऑफेंस करने की आपकी उदाहरणा नहीं है। तो हमेशा जो है वो एनडीपीएस के अंतर्गत भी आपराधिक मनोदशा को देखा जाएगा और उसी आधार पर जो है वो दंडित भी किया जाएगा। यहाँ इस सेक्शन 35 के अंतर्गत कोर्ट इस प्रकार का प्रिजम्पशन कर सकती है, उद्धारणा कर सकती है। चैनल वाइज की कोई घटनाक्रम जो घटता हुआ आ रहा है तो उससे उद्धारणा से पता लग जाएगा, कर सकती है उद्धारणा कोर्ट कि उस व्यक्ति की जो वो मानसिक दशा वो क्या होगी अपराध के किए जाने के समय। इसी प्रकार से देखिए सेक्शन 36 भी एक महत्वपूर्ण धारा है एनडीपीएस एक्ट की। इसमें विशेष न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट को इसमें एम्पावर्ड किया गया है कि जितनी संख्या में चाहे ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके इस प्रकार के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट खोल सकती है, लेकिन जब भी इस प्रकार की कोर्ट खोलेगी वो अपने स्टेट के उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ही इस प्रकार की कोर्ट खोलेगी, और जब स्वीकृति मिल जाएगी तो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेगी, उसका क्षेत्राधिकार और उसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन इत्यादि के बारे में वर्णन देगी। 36A में अपील व पुनरीक्षण की बात की गई है। सामान्यतः दूसरे अधिनियमों में हम देखते हैं उसी प्रकार से इस अधिनियम में भी जो है वो अपील की जा सकती है और पुनरीक्षण भी किया जाता है। हम जानते हैं कि सेशन कोर्ट से जो वो इस प्रकार की कार्रवाई प्रारंभ होती है। सेक्शन 36B है, 36A जो है वो हमें विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराधों के बारे में बताती है। तो एनडीपीएस कोर्ट खुला है तो एनडीपीएस के बारे में वो विचारण करेगी, उससे रिलेटेड कुछ दूसरी बातें तो उन पर भी वो विचारण कर सकेगी। 36C जो है वो कार्रवाइयों का लागू होना, प्रोसीडिंग्स का लागू होना, क्योंकि हम जानते हैं कि एनडीपीएस एक आपराधिक विधि है और जहां आपराधिक विधियां होती है जब तक कि अन्यथा उल्लेखित नहीं किया जाए सीआरपीसी उसमें लागू होगी, यानी प्रक्रियात्मक रूप में हम एनडीपीएस के मामलों में भी सीआरपीसी में उल्लेखित की गई प्रक्रिया की अनुपालना करेंगे। न्यायालय में जब भी प्रक्रिया का संचालन होगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रोविजंस के आधार पर प्रक्रिया का संचालन करेंगे। 36D जो है वो संक्रमणकालीन उपबंधों के बारे में प्रावधान करती है कि जहां कभी इस प्रकार के प्रोविजंस जो है वो कोर्ट के सामने इस प्रकार की चीजें आती है कि तात्कालिक तौर पे जो वो कोर्ट को निर्णय लेने पड़ते हैं, तो ये जो वो कोर्ट को छूट प्रदान करती है इस प्रकार के संक्रमणकालीन उपबंधों के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे सेक्शन 37 की तरफ। अपराधों का संज्ञेय किस्म का होना व अजमानती होना। दंड प्रक्रिया संहिता पहले से ही ये बताती है, और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एनडीपीएस के अंतर्गत किए जाने वाले जो अपराध है वो संज्ञेय किस्म के होंगे और अजमानती होंगे। तो उसी प्रकार से जो यानी पुलिस जो वो इस प्रकार के आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और अजमानती इस प्रकार के अपराध होंगे।
सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से सेक्शन 38 जो है वो 38 जो है वो हमें ये कहती है कि कुछ अपराधियों को परिवीक्षा दिया जाना है। सामान्यतः जो पहली बार अपराध करते हैं, जैसा कि सीआरपीसी में और दूसरे अधिनियमों में या परिवीक्षा अधिनियम में उपबंध दिए गए, हम पहले ही देख चुके हैं कि सीआरपीसी 360 और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट इसमें लागू होंगे, तो या एनडीपीएस के मामलों में भी ऐसे अपराधियों को परिवीक्षा पे रिहा किया जा सकेगा। कंपनियों द्वारा अपराध, अगर किसी कंपनी के द्वारा इस प्रकार का अपराध किया जाता है, ये बहुत सामान्य सी बात है कि ऐसी कंपनी जो मेडिसिन के में जो है वो प्रोडक्शन का कार्य करती है, जहाँ इस प्रकार के आरपीएम या इस प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, विशेष करके आयुर्वेदिक मेडिसिन से संबंधित जो कंपनीज है उनके द्वारा इस प्रकार के पदार्थों का उपभोग किया जाता है। ये बहुत संभव है कि उनके द्वारा निर्धारित मात्रा से ज़्यादा इस प्रकार की मात्रा को लिया जाता है या इलीगल वे में जो उसको मंगवाया जाता है या ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी कंपनी के द्वारा अपराध किया जाता है तो कंपनी होने के नाते उसको छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि बाकी के अधिनियमों की तरह इस अधिनियम में भी उस कंपनी का जो प्रभारी अधिकारी है, ऑफिशियल इंचार्ज है, उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन है, या उस फैक्ट्री का जो जनरल मैनेजर है, जो भी ओवरऑल रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, वो ठीक उसी प्रकार से रेस्पॉन्सिबल होगा जैसे कि व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का अपराध किया जाता है। तो कंपनी का जो रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उसको सजा के लिए जो वो बुलाया जाएगा। सेक्शन 40 इस अधिनियम के चैप्टर 4 की लास्ट धारा है और ये कहती है कि कुछ अपराधियों के नामों, कारोबार इत्यादि को प्रकाशित करने की न्यायालय की शक्ति। अगर कोई भी संस्थान या कोई व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जहां वो कारोबार करता है, कोर्ट को एम्पावर्ड किया गया है कि इस प्रकार के संस्थानों से लोगों को अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके कि ये कारोबार या ये व्यक्ति या ये संस्थान इस प्रकार के इलीगल कारोबार से जुड़े हुए हैं और इनसे जो वो सावधान रहे, सावचेत रहे। इस प्रकार की शक्तियां जो वो कोर्ट को सेक्शन 40 जो है वो प्रोवाइड करवा रही है कि ऐसी स्थिति में कोर्ट जो उसके नाम इत्यादि को प्रकाशित कर सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट। इसके अंतर्गत जो वो शास्ति और दंडों के बारे में हमने प्रोविजन देखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोविजन समझ में आएंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं या इनबॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।